चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बात क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पिछले वीडियो में क्या पढ़ाई हुआ था, इसकी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम लोग आगे आज पढ़ेंगे। तो फिलहाल में अभी तक के जितना भी वीडियो आपके पास पहुंचा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, उसमें अभी तक हम लोग यही बात पढ़े हैं कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है, साथ ही साथ आपका मैटर जो होता है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो टिनी पार्टिकल से जब मैटर मिलकर बना हुआ था तो उसके लिए दो आपका रूल आया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट पर पर्सन, लॉ ऑफ मल्टीपल पर पर्सन, ये आपका दो रूल आया था। इसके बाद इन तीनों रूल को हम लोग पढ़ लिए थे अच्छे से, किस तरह से रूल आया था, कौन इस रूल का खोज किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे एक एटम जो मैटर होता है वो मैटर टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी मैटर जो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो आखिर मैटर के पार्टिकल का क्या इतिहास था, किस तरह से मैटर के पार्टिकल का खोज हुआ था, कैसे हमारे भारतीय ऋषि मुनि सबसे पहले कनाद जो थे वो मैटर के पार्टिकल के बारे में बताए थे, उपनिषद के बारे में, वैशेषिक के बारे में, कि मैटर जो होता है वो एक टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, उस टीनी पार्टिकल को। साथ ही साथ वो आपका प्राचीन रूप से धारणा था। इसके बाद हमारा आधुनिक धारणा क्या आया था मैटर के पार्टिकल को लेकर। तो मैटर के पार्टिकल को लेकर आधुनिक रूप से धारणा यही आया था कि सर्वप्रथम मैटर के पार्टिकल के बारे में जो आधुनिक रूप से धारणा के बारे में जो बताए थे वो डाल्टन साहब ने बताए थे, और डाल्टन्स ने मैटर के पार्टिकल में क्या क्या बात बताया था, और वही जो बात बताए थे डाल्टन्स ने मैटर के पार्टिकल के बारे में वो आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाया है। और डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या क्या था, तो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी बहुत 4-5 गो हम लोग डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे। और डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था क्या, तो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी वही था जो डाल्टन्स ने मैटर के पार्टिकलों के बारे में बताया था। और डाल्टन्स ने मैटर के पार्टिकलों के बारे में क्या क्या बात बताया था, तो आपको हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको भी याद आ जाए। डाल्टन्स ने मैटर के पार्टिकलों के बारे में सबसे पहला बात बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो इनविजिबल, मतलब जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, एक अविभाजित कण से मिलकर बने हुए हैं। यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो कण होते हैं वो एक अविभाजित कण से मिलकर बने हुए हैं, और उस अविभाजित कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं, ठीक है। डाल्टन्स ने मैटर के पार्टिकल के बारे में पहला बात ये बात बताया था। दूसरा बात उन्होंने यह बात बताया था कि किसी भी परमाणु जो होते हैं, कोई भी एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं, कोई भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं, वो सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो आपका क्या होंगे, एक साइज में रहेंगे, एक शेप में रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का एटम है तो कार्बन के जितने भी एटम होंगे वो एक जैसा रहेंगे, एक समान रहेंगे। इसके बाद तीसरा बात उन्होंने डाल्टन्स ने यह बात बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल हैं या मैटर के जो एटम हैं वो अलग अलग एलिमेंट के जो अलग अलग एटम होंगे वो अलग अलग साइज में होंगे, अलग अलग शेप में होंगे। जैसे कार्बन का अगर एटम है तो सारे कार्बन का एटम एक जैसा होगा, लेकिन कार्बन एल्युमिनियम का एटम होगा तो कार्बन का एटम अलग शेप में होगा, एल्युमिनियम का एटम अलग शेप में होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलकर आपका क्या बना सकते हैं, कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं, यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। चौथा बात उन्होंने डाल्टन्स ने यह बात बताया था। पांचवा बात उन्होंने यह कहा था कि कोई भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो सर्वप्रथम केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, यानी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एलिमेंट के कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इतना ही बात उन्होंने क्या बताया था, डाल्टन्स ने बात बताया था, ठीक है। इसके बाद डाल्टन्स के हम लोग जो थ्योरी दिए थे, जो अभी गुण बताए थे, डाल्टन्स ने जो मैटर के पार्टिकल के बारे में जो बताए थे उनका कुछ ना कुछ दोष भी था, और हम लोग को ड्रॉबैक भी पढ़े थे डाल्टन्स का। और डाल्टन्स के ड्रॉबैक क्या क्या था, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या दोष था, उन दोषों के बारे में पढ़े थे। तो पहला दोष हम लोग यही बात पढ़े थे कि देखिए डाल्टन्स ने यह बात बता दिया था कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो अविभाजित होते हैं जी। जो यह बात जो था वह बिल्कुल क्या था, असत्य था, गलत था, क्योंकि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो परमाणु कहलाए हैं, एटम कहलाए हैं, लेकिन एटम को भी पुनः क्या किया गया है, विभाजित किया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। इसके बाद डाल्टन्स ने यह बात बताया था कि किसी भी दो एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं वो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में होते हैं, ठीक है। तो आखिर क्यों होते हैं इसका रीजन डाल्टन्स ने नहीं बताया था, ठीक है। इसके बाद है तीसरा जो डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी का जो आपका दोष था वो यह था कि डाल्टन्स ने यह बात बताया था कि एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सबके अंदर एटम होते हैं,
ठीक है। सबके अंदर एटम अपने आप में क्या होते हैं, सिकुड़े होते हैं, पकड़े हुए होते हैं, अपने आप में टच करे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एटम है, तो इसमें सब सारा एटम क्या होंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो सारा एटम अगर कनेक्ट रहेंगे भाई मेरे, तो सारे एटम को कनेक्ट करने वाला कोई ना कोई एक फोर्स तो होगा, और उस फोर्स के बारे में डाल्टन ने कहीं भी चर्चा नहीं किया था अपने थ्योरी में। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो आपका ड्रॉबैक था, लास्ट जो आपका डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का जो दोष था वो यह था कि डाल्टन ने कभी भी मतलब कहीं भी आपका एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। मतलब जो होता है ना एक श्योरली रूप से एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में अंतर को स्पष्ट करना, वो बात कभी भी अंतर को स्पष्ट नहीं कर पाए थे, और यही आपका डाल्टन का क्या था, थ्योरी का क्या था, दोष था। ठीक है, डाल्टन का थ्योरी का ड्रॉबैक था। चलिए, जब हम लोग इतना पढ़ लिए थे कि डाल्टन का थ्योरी क्या है, डाल्टन का थ्योरी का दोष क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। और अगला आपका क्या है, तो अब अगला आपका टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परमाणु का संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोले तो परमाणु का संरचना, सबसे पहले इसका हिंदी लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितने भी हम अभी तक लिखे हैं वो आपका पूरी तरह से इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर आपको हिंदी में नोट्स बनाना है तो सबसे पहले हम आपको बोल देते हैं, इसके बाद आप पुनः हम इसको क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखे हुए हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसका हिंदी क्या हुआ, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, परमाणु 3 सब एटॉमिक कण से मिलकर बने हुए होते हैं। 3 कण से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी परमाणु 3 कण से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका हिंदी यह हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। आगे हम लिखे हुए हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसका हिंदी हुआ भाई मेरे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आगे है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सभी तत्व के परमाणु 3 कण से मिलकर बने हुए होते हैं। अपवाद में है, अपवाद में यहाँ लिखना है हाइड्रोजन, कोष्ठ में लिखना है न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। आगे नोट पॉइंट में लिखना है इलेक्ट्रॉन खोजा गया, इलेक्ट्रॉन खोजा गया जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन खोजा गया जे थॉमसन। प्रोटॉन डिस्कवर, प्रोटॉन खोजा गया रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन डिस्कवर, न्यूट्रॉन खोजा गया चैडविक। ठीक है, आगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका हिंदी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, वेरी स्मॉल नेग्लेक्ट वाइट एटॉमिक मास। इसका हिंदी यह हुआ कि परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को नहीं लेना है, परमाणु द्रव्यमान को नहीं लेना है। ठीक है, इसका हिंदी यह हुआ कि परमाणु द्रव्यमान को नहीं लिया जाता है, इसीलिए क्योंकि बहुत छोटा होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम इसको बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻⁻28 ग्राम बहुत छोटा होता है, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान में इसे नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन में जो लिखे हुए इसका हिंदी यह हुआ कि बहुत छोटा हुआ, इसीलिए परमाणु द्रव्यमान में इसे नहीं लिया जाता है। आगे मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻24, ये भी आपका ग्राम में ही है। इसको लिखेगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना। चलिए ठीक है, यानी सारा कुछ का हमको आपको हम हिंदी में नोट्स बनवा दिए हैं। ठीक है, अब ऐसा माइंड में नहीं कर लेना है कि सर आप खाली इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हम आपको हिंदी में भी सारा कुछ बोल दिए हैं। ठीक है, और अगर आप भी अभी भी नहीं लिखे हुए हैं तो हम फिर से आपको क्या कर देंगे,
बीच बीच में जब समझाएंगे तो उस टाइम आपको हम हिंदी बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं ये बात क्या है, क्या आज का टॉपिक है पूरी तरह से, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु का संरचना। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है परमाणु का संरचना यानी परमाणु किस तरह से बना हुआ है। अभी तक हम लोग एटम के बारे में पढ़ रहे थे, परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे कि परमाणु होता क्या है, कैसे कैसे परमाणु का खोज हुआ, इस तरह का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु का जब खोज हो गया था तब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु का संरचना, परमाणु कैसे बना हुआ है, परमाणु का आकार कैसा है, परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु के बाहर में क्या है, ठीक है। इन सारे बातों को हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। परमाणु जो होता है वो कितने पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। कौन कौन भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कोई भी एटम है, कोई भी एटम हो, किसी भी एलिमेंट का आपका एटम हो, वो जो एटम होगा वो 3 गो चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन, ईपीएन, ईपीएन बोलो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला बात यह है, पहला बात परमाणु के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ तो मेरे भाई परमाणु के संरचना के बारे में 2 शब्द बताओ, तो आप तो आराम से बता दीजिएगा कि देखिए सर परमाणु जो होता है, कोई भी तत्व का जो परमाणु है वो 3 गो कण से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन से, एक प्रोटॉन से और एक न्यूट्रॉन से, ठीक है। चलिए आगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटम। जब 3 गो कण से मिलकर बना हुआ है भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो एटम के अंदर एक एरिया होता है बीच वाला, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है भाई मेरे, न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर में उपस्थित रहते हैं। कहाँ पे उपस्थित रहते हैं भाई मेरे, बाहर में उपस्थित रहते हैं। यानी कोई भी तत्व के, कोई भी एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं वो 3 कण से मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के, न्यूक्लियस के बाहर में उपस्थित रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया ना, आगे चलते हैं। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यही बात जो ऊपर हम लिख रहे हैं उसी बात को थोड़ा सा रिवाइज करवा दें हम आपको। जितने भी एटम्स होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी तत्व के एटम होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर आपका क्या हुए, बने हुए हैं। लेकिन एक आपका एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या है भाई मेरे, हाइड्रोजन। अभी हम बताएं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, बार बार हम एलिमेंट आपको बोल रहे हैं, एलिमेंट का डिफिनेशन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा एलिमेंट का डिफिनेशन। दोज टाइप ऑफ सबस्टेंस which is made up of same types of atoms. Those types of substance which is made up of same types of atoms called element. समझिए बात को, एलिमेंट किसको बोलते हैं। एलिमेंट का डिफिनेशन होता है भाई मेरे कि वैसा सबस्टेंस, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के एटमों से मिलकर बना हुआ हो, वही पदार्थ को, वही सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई मेरे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे मान लो भाई मेरे कि आपको बताना है कि यह कार्बन एलिमेंट है, तो यह अगर कार्बन एलिमेंट तबे होगा जब एकरा में खाली केकर एटम होगा, तो कार्बन का एटम होगा। अगर मान लो कि एकरा में कुछ अल्युमिनियम का एटम घुस गया है तो क्या बोलेंगे हम इसको, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है ना। यानी एक ही प्रकार के एटमों से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो वही बात हम अभी बताना जा रहे हैं कि जो आपका एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो 2 एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और वो कौन कौन है, तो वो आपका एलिमेंट कौन है, तो आपका एलिमेंट है भाई मेरे हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है इसमें सिर्फ क्या रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक प्रोटॉन रहता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन से तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं।
तो आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जब इतना बात को समझ गए भाई मेरे, तब हम लोग आगे चलते हैं। और आगे आपका क्या है, आगे है कुछ नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में आपको सबसे ज़्यादा यह हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, क्योंकि जैसे देखिए अगले क्लास में जब हम आपका अगला वीडियो जब जाएगा इसका एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, उसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे आखिर इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे साइंटिस्ट, और कैसे प्रोटॉन का खोज हुआ और कैसे न्यूट्रॉन का खोज हुआ। तीनों के खोज को, तीनों के डिस्कवरी के आपका इतिहास बताया जाएगा, किस तरह से खोज हुआ था। लेकिन भाई मेरे आपको बता दे रहे हैं कि पॉलिटेक्निक में आपको कैसे खोज हुआ था ये बात आपको नहीं आने वाला है। पॉलिटेक्निक में आएगा क्या, तो पॉलिटेक्निक में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, कैसे खोज किया था। ये आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं आता पॉलिटेक्निक में, आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको 4 में बताना है। ठीक है, तो खैर हम लोग सबसे पहले जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन उसके बारे में समझ लेते हैं, बाकी जो नहीं आएगा उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे किया गया था, प्रोटॉन का खोज कैसे किया गया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सब कुछ को जानकर चलना है, लेकिन सबसे पहले उसको जानना है जो आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ता सब कोई है, लेकिन पढ़ना क्या है ये बहुत कम लोग को ही पता रहता है भाई मेरे। ठीक है, तो खैर समझते हैं। यहाँ पे नोट में आपका है कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन को जो खोज किया गया था, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि कोई भी एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का स्थिति हम लोग जान लिए थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के बाहर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवर किया था भाई मेरे वो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने किया था। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले तो आपको इतना याद करना पड़ेगा, कम से कम 10 बार आपको खुद से बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन डिस्कवर चैडविक, आपको 10 बार कम से कम बोलना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बाद भी नहीं याद होता है तब आपको हम पैनेसिया देंगे। पैनेसिया मतलब क्या होता है, रामबाण। ठीक है ना, रामबाण क्या होता है, तो रामबाण क्या है इसका याद रखने का, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है। और ट्रिक क्या है, तो ईंट पर नाच, आप लिख लीजिएगा कहीं पे, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, एन न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। याद हो गया भाई मेरे, आपको ये ट्रिक क्या करना है, लिख लेना है। ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प से प्रोटॉन रदरफोर्ड, न से चैडविक और न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ठीक है, चलिए इतना बात समझ गए ना आप लोग, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम होता है। ठीक है, और वेरियस स्मॉल नेगलेक्ट वाइल एटॉमिक मास। देखिएगा जब हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, जैसे कार्बन का 12 होता है, एल्युमिनियम का 26 होता है, लिखते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम में किसका किसका मास हम लोग ऐड करते हैं। जैसे बताया गया है कि एटम में तो आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो तीनों का मास हमको ऐड करना चाहिए ना, तब ना एक एटम का मास होगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। तो भाई मेरे हम लोग एटॉमिक मास अगर निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेकर चलते हैं हम लोग। किसका किसका मास लेकर चलते हैं ओनली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्यों मास लेकर नहीं चलते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। देख लो 9 गुने 10 के पावर माइनस 28, बहुत ना के बराबर है एकदम। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है आपका वो कितना है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम है। ठीक है, जो आपका जो प्रोटॉन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास से कितना गुना है,
1840 गुना है, ठीक है ना। 1840 गुना आपका है इलेक्ट्रॉन के मास से, यानी इलेक्ट्रॉन का मास 9 गुने 10 के पावर -28 ग्राम है, तो प्रोटॉन का मास 1.6 × 10 के पावर -24 ग्राम, जो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना बड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा कि प्रोटॉन का मास, तो आप बोलिएगा कि प्रोटॉन का मास, ठीक है। चलिए, तो अभी तक के हम लोग वीडियो में इतना पढ़ लिए हैं। चलिए अब हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब इतना बात हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, साथ ही साथ इस बात को भी हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपका, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो चलिए बात को समझिए आप। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है आपका, वैसे तो सबको जानता है कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन आपका एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आपका माइनस और प्रोटॉन आपका प्लस रखता है, ठीक है। इतना बात तो सब कुछ को पता होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, आखिर माइनस है तो कितना माइनस है, ठीक है। तो 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। आपको यह आता है एग्जाम में, हमेशा आता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो कितना होता है भाई मेरे 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। आगे देखिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो = बराबर होता है एंड ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन उसका साइन, उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, ओपोजिट होता है। जैसे आपका 1.6 × 10 के पावर -19 ही होगा प्रोटॉन पर भी, लेकिन इस पे क्या हो जाएगा प्लस 1.6 × 10 के पावर -19, ठीक है। अभी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ गए ना। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों का आपका जो चार्ज होता है, दोनों पे आपका वो सेम होता है, ठीक है। चलिए आगे, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हो गया, मास के बारे में भी और चार्ज के बारे में भी। अब एक बच गया था न्यूट्रॉन आपका। तो न्यूट्रॉन पे जो मास होता है 1.6 × 10 के पावर -24 ग्राम होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज आपका नहीं होता है, न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग कॉन्सेप्ट के बारे में, अलग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।